दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कर्ज में डूबी हुई राजनीतिक सत्ता इस देश में नौकरी पैदा नहीं कर सकती है। कर्ज में डूबी हुई राजनीतिक सत्ता अपने राजसी ठाट-बाट को भी छोड़ नहीं सकती है। कर्ज में डूबी हुई राजनीतिक सत्ता पाने के लिए जिस चकाचौंध की दुनिया में वोटरों को ले जाती है वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कर्ज में डूबी हुई राजनीतिक सत्ता का सच और उस सच के नीचे किसी देश की जमीन कितनी बंजर हो चुकी होती है या फिर उस देश में कितना खोखलापन आ चुका होता है, हमें लगता है 2021 में भारत की एक ऐसी तस्वीर देश के भीतर के कई मंत्रालयों की रिपोर्ट या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से उभरती हुई रिपोर्टों का जिक्र करना जरूरी है। यह तमाम रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इंगित करती है कि भारत के भीतर में अगर बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कर्ज की व्यवस्था बैंक से करा दी जाती है। उसके बाद उसे नौकरी दिला पाने की सोच में भारत नहीं आ पाता है और बच्चा कर्ज ना लौटा पाए तो इसकी व्यवस्था भी एक दूसरे कर्ज के जरिए बैंक को यह कह दिया जाता है कि इन बच्चों से आप कर्ज ना लें। एक कदम और आगे बढ़ाइएगा तो आपके जहन में सवाल आएगा कि यही चीज तो कॉरपोरेट के साथ होता है, यही तो इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ होता है। तो यकीन जानिए, भारत के सरकारी खजाने खाली हो चुके हैं और उन खाली खजानों के भीतर का एक अनूठा सच यह है कि भारत के भीतर में तमाम राज्य और केंद्र सरकार के पास लगभग 90 लाख से ज्यादा रिक्त स्थान पड़े हैं। लेकिन इन 90 लाख रिक्त स्थानों पर अगर वह भर्ती शुरू कर दे तो फिर उसके ऊपर जो बोझ पड़ेगा उसके लिए कर्ज ला पाने की स्थिति में ना भारत सरकार रहेगी ना राज्य सरकार रहेगी। हमने आपसे बार बार मोदी सत्ता के दौर में सरकार के कर्ज में डूबे होने का जिक्र जरूर किया, लेकिन इस देश के भीतर में राज्यों की स्थिति क्या है और राज्य भी किस तरीके से कर्ज में डूबे हुए हैं और इनकी अपनी जिंदगी, अपनी सियासी ठाट-बाट को चलाने के लिए ये पैसा जहां से लेकर आते हैं, ये एक ऐसा गोरख धंधा है जिसमें इस देश के भीतर में वाकई कोई सिस्टम काम नहीं करता है, बल्कि कॉरपोरेट की पूंजी काम करती है, मोनेटाइजेशन काम करता है, हर चीज को बेचने की प्रक्रिया काम करती है और इन तमाम चीजों से मिलने वाली जो भी आय राजनीतिक सत्ता के पास आ जाए वही सत्ता को सत्ता बनाती है। आप कह सकते हैं क्या हम कॉरपोरेट स्टेट में आ गए हैं? अब इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि हम लोग तो लोकतंत्र को जीते हैं। चुनाव होता है, चुनाव में हम वोट डालते हैं और वोट डालने की प्रक्रिया में चाहे एक बड़ी खरीद फरोख्त वोटर के स्तर से लेकर विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त होती हो, लेकिन आज एक एक रिपोर्ट पे जरा गौर कीजिएगा। यह रिपोर्ट इसलिए मायने रखती है क्योंकि हर रिपोर्ट के साथ इस देश की एक ऐसी तस्वीर और ऐसी तकदीर जुड़ी हुई है जो शायद आपको अंदर से हिला दे। आरबीआई की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि भारत के तमाम राज्यों पर, छोटे से छोटा राज्य, बड़ा से बड़ा राज्य, उसके ऊपर जो कर्ज है यानी उसके खजाने में जो पैसा रहना चाहिए था वह गायब हो चला है और कर्ज में डूबी हुई राजनीतिक सत्ताओं पर तकरीबन 55 लाख करोड़, जी 55 लाख करोड़ का कर्ज है तमाम राज्यों पर। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है जिसमें 6 लाख करोड़ के कर्ज में वो डूबा हुआ है। महाराष्ट्र भी 5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है। गुजरात भी लगभग 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। और आरबीआई की रिपोर्ट यह भी बतलाती है कि दरअसल यह कर्ज में डूबे हुए जो देश के 28 राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं, इनके भीतर का सच है कि आने वाले वक्त में यह कर्ज चुका देंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसी दौर में जो टैक्स मिलता था सरकारों को वह कम होता चला गया और स्थिति यह आ गई कि केंद्र सरकार भी अब पैसा दे पाने की स्थिति में राज्यों को नहीं है और राज्यों के लिए उसने आरबीआई का दरवाजा खुलवा दिया है कि आप वहां से कर्ज ले लीजिए और उस कर्ज को लेकर इस देश को या अपने राज्य को चलाना सीख लीजिए, अन्यथा कोई साधन बचेगा नहीं। आप कैसे चला पाएंगे? और साधन नहीं बचने और साधन या सत्ता चलाने का मतलब यह है कि जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, जिनके आश्रय आप राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखते हैं, उनको पैसे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हां, धीरे धीरे उनकी नौकरियां अगर जा रही है तो जाती चली जाए। मसलन पीएसयू में 2014 में अगर 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी थे तो आज की तादाद में वो घटते घटते 9 लाख पर आ गए हैं। सबसे बड़ा चंक बीएसएनएल का वीआरएस के जरिए निकला।
बैंक कर्मियों की तादाद कम हो गई है। सरकारी कर्मचारी 2014 में इस देश के भीतर में अगर लगभग 35 लाख थे तो आज की तारीख में वो घटते घटते 30 लाख से भी नीचे आ गए हैं। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इस देश के भीतर में 90 लाख से ज्यादा रिक्त स्थान हर जगह पड़े हुए हैं। इसमें पुलिस महकमा भी आता है, रेलवे का महकमा भी आता है, इसमें सरकारी कर्मचारी जो केंद्र स्तर पर हैं, जो राज्य स्तर पर हैं, वो सभी आते हैं। केंद्र के जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके मातहत इस देश के भीतर में लगभग 4 लाख से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए हैं, लेकिन वो भर्ती नहीं कर सकते हैं। खजाना खाली है। यह खजाना खाली होने की परिस्थितियों में इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि हम लोग आर्थिक परिस्थितियों की त्रासदियों को भोगते हुए मौजूदा वक्त में इस देश में महामारी के बाद लॉकडाउन की परिस्थितियों से निकलकर कैसे संकट में आकर खड़े हो गए हैं। देश के भीतर की रिपोर्ट और देश के बाहर की रिपोर्ट, एक एक रिपोर्ट पर आप गौर कीजिए। पहली रिपोर्ट अमेरिका से आती है, खासतौर से उस मिडिल क्लास को लेकर जिस मिडिल क्लास की पूरी लड़ाई नौकरी पाने को लेकर या फिर टैक्स कम से कम उसे देना पड़े, इसी को लेकर सियासत से वह तालमेल बैठाए रखना चाहती है और राजनीति भी उसे बहकाती रहती है। अमेरिकी पीईडब्ल्यू रिपोर्ट बहुत साफ करती है कि भारत में लगभग 9 करोड़ 90 लाख मिडिल क्लास 2020 के जनवरी तक था, और अब जब 2021 का जनवरी आया तो उसमें जानकारी आई कि लगभग 3 करोड़ 20 लाख मध्यम वर्ग गायब हो गया। ये गायब हो गया मतलब इसकी आमदनी कम हो गई, लेकिन इसकी आमदनी कितनी थी? इसकी आमदनी महीने में 20,000 से 40,000 के बीच में कमाने की थी, और 3 करोड़ 20 लाख लोग मिडिल क्लास से खत्म हो गए। इतनी बड़ी तादाद में दुनिया के किसी हिस्से में इतना असर नहीं पड़ा जो भारत के मिडिल क्लास पर पड़ा, और मौजूदा वक्त में 6 करोड़ 70 लाख मिडिल क्लास की तादाद भारत में बची है। यानी जिस कंज्यूमर को बाजार खोज रहा है वह कंज्यूमर मिडिल क्लास ही था। और जो बेरोजगारी की परिस्थितियों ने डेवलप किया, इसके ठीक समानांतर हमें लगता है लेबर मिनिस्ट्री की एक दूसरी रिपोर्ट का एनालिसिस यहां पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम जिक्र कर रहे हैं 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस दौर में मिडिल क्लास से नीचे आ गए, यानी उनकी आय खत्म हो गई। तो इसी दौर में लेबर रिपोर्ट बतलाती है, लेबर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, कि भारत के भीतर में जो अपनी जिंदगी की कमाई प्रोविडेंट फंड के जरिए जमा करते थे, वह इस दौर में जो दिसंबर 2020 तक था उसमें लगभग 71 लाख अकाउंट बंद हो गए। 71 लाख अकाउंट से जो पैसा निकाला गया वो तकरीबन 73,492 करोड़ का था। जी, इतना पैसा निकाल लिया गया। और लेबर मिनिस्ट्री एक दूसरी जानकारी देती है कि दरअसल इतने पैसे को उपयोग में जो लोग लेकर आए उसकी सबसे बड़ी वजह थी यह पैसा उनको जिंदगी जीने के लिए भोजन और घर के लिए चाहिए था। इस न्यूनतम जरूरत में पीएफ का पैसा भी निकाला गया। इतना पैसा इससे पहले ना कभी निकाला गया, ना इतने अकाउंट बंद हो गए। ये बंद होने अकाउंट का किस्सा है, लेकिन इसके भीतर जब और घुसिएगा कितने लोगों ने पैसा निकाल लिया, इससे हटकर तब आपके पास जानकारी आएगी 1 करोड़ 27 लाख लोगों ने इसी दौर में पीएफ से पैसा इसलिए निकाल लिया, या तो उनकी नौकरी चली गई थी, या फिर नौकरी में जो भी आय हो रही थी वह धीरे धीरे कम होती जा रही थी, या फिर कुछ भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति इस देश के 1.25 करोड़ लोगों के सामने निकल कर आई। यानी एक तरफ अमेरिकी रिपोर्ट बतला रही है, दूसरी तरफ लेबर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट बता रही है कि नौकरी जा रही है, पैसे की जरूरत है तो पीएफ का सहारा लेना होगा, नौकरी गई तो खाते बंद होने होंगे। इतने खाते एक साथ कभी भी किसी बरस बंद नहीं हुए, जो एक दूसरी रिपोर्ट दिखाई। तीसरी रिपोर्ट इस देश के भीतर में आखिर कितनी बड़ी तादाद में जो परमानेंट इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे उनकी नौकरी चली गई। यह रिपोर्ट निकल कर आती है, जो जानकारी सीधे तौर पर देती है कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। उसके जरिए जानकारी आती है कि किस राज्य में कितनी इंडस्ट्री जो बंद हो रही थी उसमें काम करने वाले परमानेंट कर्मचारी जो थे उनकी नौकरियां जा रही थी। देश का खजाना खाली है,
देश का खजाना कर्ज पे चल रहा है, वो कर्ज का पैसा बैंकों से आता है, बैंकों में पैसा इस देश की जनता का पैसा जमा है और वही रोटेशन में करते हुए सरकारें इस देश में चल रही है। यानी मंच पर खड़े होकर जब इस देश के प्रधानमंत्री कहें या किसी राज्य का मुख्यमंत्री कहे हम आपको ये दे देंगे, तो दरअसल वो आपसे छीन कर ही आप ही को देने का जिक्र कर रहा है। और इसके लिए उसने एक सिस्टम बना लिया है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप शरीक नहीं है लेकिन आप ही की पूंजी उसमें शामिल है। बहरहाल तीसरी रिपोर्ट जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के निकल कर आती है, बिहार में 104 इंडस्ट्री जो बंद हुई उसमें 2808 परमानेंट कर्मचारी थे जिनकी नौकरियां चली गई। उत्तर प्रदेश में 1936 इंडस्ट्री जो बंद हुई, इसमें औसत निकाला गया कि प्रति इंडस्ट्री कितने कर्मचारी परमानेंट थे, तो लगभग 125 कर्मचारी निकल कर आए और जब पूरा जोड़ा गया तो पता चला लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों जो परमानेंट थे उनकी नौकरी चली गई। दिल्ली जैसी जगह में जहां पर 2394 इंडस्ट्रीज बंद हुई, इसमें औसत निकाला गया तो 52 कर्मचारी और जब सबको जोड़ा गया तो पता चला 1.25 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। तमिलनाडु चुनाव हो रहे हैं, वहां पर 1322 इंडस्ट्री अगर बंद हुई, औसत वहां पर प्रति इंडस्ट्री 68 कर्मचारी परमानेंट थे। यहां पर परमानेंट के अलावे जो जुड़े होते हैं उसका हम जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, वो बड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन परमानेंट में भी तमिलनाडु में 89,896 परमानेंट लोगों की नौकरी चली गई। कर्नाटक 836 इंडस्ट्री बंद हुई, एवरेज निकाला गया हर इंडस्ट्री में 49 लोग काम करते थे, टोटल जोड़ा गया तो लगभग 40,964 लोगों की नौकरी चली गई। राजस्थान 479 इंडस्ट्री बंद हुई, प्रति इंडस्ट्री में औसतन 109 लोग काम करते थे और 52,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। झारखंड जैसी जगह में 137 इंडस्ट्री बंद हुई, 36 का एवरेज प्रति इंडस्ट्री लेबर का था जो परमानेंट था, 4,932 लोगों की परमानेंट लोगों की नौकरी चली गई। मध्य प्रदेश 111 इंडस्ट्री बंद थी, औसत पता चला 32 का एवरेज है वहां पर प्रति इंडस्ट्री के भीतर में काम करने वाला, 3,552 परमानेंट लोगों की नौकरी चली गई। ओडिशा में 78 इंडस्ट्री बंद हुई, 63 एवरेज था हर इंडस्ट्री में काम करने वाले परमानेंट कर्मचारियों का, 4,914 लोगों की नौकरी चली गई और इनको जब जोड़ते चले जाइएगा तो लगभग 7 लाख के करीब परमानेंट लोगों की जो काम कर रहे थे उनकी नौकरी चली गई। नौकरी दे पाने की स्थिति में नहीं है, रिक्त पदों को भर पाने की स्थिति में नहीं है, जो रोजगार थे वह छिनते चले जा रहे हैं और सरकार का खजाना खाली होते चला जा रहा है और इसके लिए कोई पॉलिसी, कोई विजन कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहा है। इसके बाद की रिपोर्ट देखिए, यह यूनिसेफ की रिपोर्ट है। यूनिसेफ की रिपोर्ट तो और भयावह स्थिति पैदा करती है क्योंकि वह इस देश के बच्चों को लेकर जिक्र कर रही है। यूनिसेफ ने कहा कि यह जो कोरोना काल चल रहा था उसके बाद जब हमने एनालिसिस करना शुरू किया तो दुनिया भर में जितने बच्चे प्रभावित हुए उसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित भारत में ही हुए और भारत में जो प्रभावित होने वाले बच्चे थे यह लगभग 28 से 30% पूरी दुनिया के एवरेज में थे। कल्पना के परे है। सोचिए पूरी दुनिया में इस दौर में 88 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए और उसमें से भारत में 24 करोड़ 70 लाख बच्चे प्रभावित हुए जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे थे, यानी जो मिड डे मील से भी जुड़े हुए थे, जिसमें 12 करोड़ बच्चे आते हैं भारत के भीतर में, वह भी इसमें शामिल थे। लेकिन 24 करोड़ 70 लाख बच्चों पर असर पड़ा, 15 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। यह रिपोर्ट बतलाती है कि 4 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा जो पढ़ता है, जो इस क्लासेस लेता है और जिसका जिक्र हो रहा है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यानी 25% बच्चे ही भारत के भीतर में डिजिटल डायरी रख पाते हैं या इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ पाने में सक्षम है, अन्यथा संभव ही नहीं है। और इसको अगर अर्बन और रूरल में बांट दीजिएगा तो स्थिति रूरल की और नाजुक नजर आएगी। यानी स्कूल खुलेंगे तो ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ जाएगी भारत में, यह यूनिसेफ की रिपोर्ट बतला रही है। लेकिन इस तरफ से भी हमने आंखें मूंद ली। बजट का पैसा बढ़ाना तो दूर कि एजुकेशन के क्षेत्र में बजट का पैसा बढ़ाएं, स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि दरअसल पैसा भी 2-3 मद में कम कर दिया गया जो बच्चों को लेकर था। इसके बाद आइए एक और रिपोर्ट है, यह भी आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, सरकार ने कहा है लोन दे दीजिए।
जिन बच्चों के पास लोन है, इस देश की ऐसी नाजुक स्थिति हो गई है कि वहां पर हायर एजुकेशन के लिए जब बच्चों ने लोन लिया तो अब वो लोन लौटाने की स्थिति में नहीं है, और वह भी इस देश के बैड लोन यानी एनपीए का हिस्सा बन रहा है। लेकिन सरकार बेफिक्र है, वो रिटर्न ऑफ कर देगी, वो बैंक की बुक को ठीक कर देगी, लेकिन रोजगार पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास अपने तौर पर कोई विजन नहीं है और उसको अपना राजसी ठाट-बाट कंटिन्यू करना है। बहरहाल आरबीआई की यह रिपोर्ट बताती है कि इस देश के भीतर में लगभग 3,66,260 बच्चों ने बैंक से लोन लिया और लोन की टोटल अमाउंट थी 8,587 करोड़ रुपए। यानी एवरेज हर बच्चे का लोन जो निकल कर आएगा वह 2,34,450 करोड़ का है, और यह बैड लोन में तब्दील हो चला है। जो पैसा कुछ बच्चों ने नौकरी पाने के बाद लौटा दिया, या जो भी कर्ज में था, उसके घर में पैसा था उसने लौटा दिया, वो अलग है, लेकिन 3,66,260 बच्चे जो हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए जिन्होंने लोन लिया था वो पैसा नहीं लौटा पाए, और एवरेज हर बच्चे के ऊपर था 2,34,450 रुपए। इसमें मैक्सिमम लोन जो था वो तमिलनाडु का है, लगभग 3,490 करोड़ रुपया। फिर केरल का आता है 1,396 करोड़ रुपया। फिर बिहार का आता है 908 करोड़ रुपया। फिर कर्नाटक का आता है 495 करोड़ रुपया। महाराष्ट्र का आता है 448 करोड़ रुपया। हायर एजुकेशन में भी हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज भी पढ़ाई करने के बाद या पढ़ाई देने के बाद रोजगार दे पाने, यानी कैंपस इंटरव्यू अब इस देश में नहीं काम कर पा रहे हैं। कैंपस के जरिए भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। स्थिति इतनी नाजुक हो गई है क्योंकि इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो लगभग 1,76,000, ये आरबीआई की ही रिपोर्ट है, 1,76,256 बच्चे पैसे नहीं लौटा पाए। उन्होंने जो अमाउंट ली थी बैंक से वह लगभग 4,000 करोड़ की थी। एक्यूरेसी के साथ आइएगा तो 4,041 करोड़ रुपए उन्होंने कर्ज लिया बैंक से इंजीनियरिंग के बच्चों ने, यानी प्रति व्यक्ति प्रति छात्र जो था वो लगभग 2,29,307 रुपए बैठता है। इतना कर्ज लिया गया, लेकिन यह भी लौटा पाने की स्थिति में नहीं आए। सरकार ने कहा अच्छा नहीं लौटाओगे। बैंकों को उन्होंने निर्देश दिया कि जो बच्चे एजुकेशन करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पाया, अब पैसे नहीं लौटा पा रहे, तो उसके एवज में हम कर देंगे। यानी जरा समझने की कोशिश कीजिए, कोई विजन काम नहीं कर रहा है। ना इस दिशा में जा रहे हैं कि इस देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ाएं, ना इस दिशा में जा पा रहे हैं कि उस इकोनॉमी में हिस्सेदारी इस देश के नागरिकों की कैसे हो, काम के तौर पर, एजुकेशन के तौर पर, मेहनत मजदूरी के नाम पर, और देश कैसे आगे बढ़े। कोई डिजाइन नहीं है। डिजाइन सिर्फ एक है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है। इस दिशा में करने के लिए जब सारी चीजें सूख गई, खत्म हो गई, तब यह सवाल आया कि इस देश को ही उन प्राइवेट हाथों में बेचने की प्रक्रिया में आप आ जाइए, जिसके जरिए वह कुछ पैसा सरकार को देंगे, जिससे गवर्नेंस चल पाएगी, और देश के सामने हम लोग राजसी ठाट-बाट के साथ एक राजसी चकाचौंध परोस देंगे वादों के जरिए। यह इस रिपोर्ट का जिक्र था। उसके बाद हमें लगता है कि एक रिपोर्ट और आई है। यह रिपोर्ट इसलिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि जब हम दुनिया भर की रिपोर्ट्स का अध्ययन करते हैं तो भारत ऐसा एकमात्र देश निकल कर आया जहां पे सरकारी कर्मचारियों की तादाद जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बतलाती है कि भारत अपने तरीके का अनूठा देश है। इस अनूठे देश की खासियत यह है कि जो प्राइवेटाइजेशन हुआ और प्राइवेट सेक्टर था उसमें तो रोजगार कम हुए ही, जो पब्लिक सेक्टर था वहां पर जितनी तादाद में लोग काम कर रहे थे वह भी धीरे धीरे कम होने लगा। वह रेलवे में कम हुआ, वह पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो भी काम इस देश के भीतर में कर रही हैं, लगभग 300 से ज्यादा है, वहां पर कम हुआ, बैंकों में कम हुआ। हर जगह पे कर्मचारियों की संख्या में कम होती चली गई। लेकिन इसके ठीक समानांतर जो इस देश को गवर्नेंस को चलाने के लिए जो अलग अलग राज्यों की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जिसके जरिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भर्ती की जाती है, उसमें भी कमी आ गई है। वो आईएएस के रैंक का हो या स्टेट लेवल पे वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन का रोजगार देने की परिस्थिति में आ रहा हो, उसमें भी कम हो गया। क्योंकि इस देश के भीतर में काम अगर करेगा, किसी की भर्ती हो जाएगी तो वो काम क्या करेगा।
यह सवाल किसी के जहन में भी होना चाहिए, क्योंकि काम की प्रक्रिया ही थम गई है। यानी जो साइकिल चलती थी कि हमने इतनी भर्ती की, अब उस भर्ती करने वाले लोगों को कुछ काम दिया जाए, वो फिर काम करते थे और अलग अलग तरीके। इस देश में मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा है वो दो ही ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, एक बैंक काम कर रहा है और दूसरा पॉलिटिक्स काम कर रही है। पॉलिटिक्स के भीतर बड़ी तादाद में रोजगार की परिस्थिति इतनी है कि बीजेपी सिर्फ इस बात का जिक्र भर करती है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारे सदस्य संख्या जो है उनकी संख्या लगभग 13 करोड़ से ज्यादा की हो गई है, इसका वो जिक्र करती है। लेकिन इसको लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट बताई भारत की पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। यह हैरत अंगेज रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि भारत के भीतर में जितने भी इंप्लॉय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में हैं, उन दोनों को जब आप मिला दीजिएगा तो भी भारत में यह संख्या 5 करोड़ के पार नहीं जाएगी। और लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए सिर्फ युवाओं की तादाद जो कि पेड है, पेड होने से मतलब यह है कि जो मान लीजिए बूथ लेवल पे काम करता है या जो ऑफिस में काम करता है या उसके आईटी सेल को संभालता है या प्रचार तत्व से जुड़ा हुआ है, इसके लिए अलग अलग तरीके से इस देश के भीतर में जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है स्टेट और सेंटर को लेकर इससे जुड़ा और जो नारे लगाने वाले होते हैं या जिनको पेमेंट कर दिया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का यह भी कहना है कि जैसे मौजूदा वक्त में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो उस चुनाव में भीड़ के तौर पर भी लेकर आना, उनको भी पेमेंट करना, इसको भी हम लोग पेड वर्कर मानते हैं और पेड कार्यकर्ता भी ये होता है। इनकी संख्या और इतनी बड़ी तादाद में, और दूसरी स्थिति उसने एक और लकीर खींची, उसने बताया कि दरअसल जो अलग अलग तरीके से स्लोगन्स को फैलाने के लिए दुकानों पर पोस्टर चस्पा किए जाते हैं या गाड़ियों में जो पोस्टर चस्पा किए जाते हैं और उसकी एवज में जो पैसा दिया जाता है, इसको भी आपको किसी भी हालत में इसको भी पेड वर्कर के तौर पर देखना होगा। और इस देश में पॉलिटिकल पेड वर्कर्स की तादाद लगभग 7.5 करोड़ पूरे देश के भीतर में फैली हुई है। ये अलग अलग जगहों पर राजनीति ही इनकी आय का साधन है। राजनीति से जुड़े जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होकर ही काम करना है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सबसे बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मजदूर के तौर पर काम करते थे इस देश के भीतर में, और वह भी सबसे बड़ा माइनिंग सेक्टर हुआ करता था। वहां की स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि माइनिंग सेक्टर में मजदूर भी अब पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर पेड वर्कर होकर जिंदगी को जी रहा है। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। और दुनिया में आज की तारीख में 2021 का सच यह है, भारत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टॉप मोस्ट कंट्री के तौर पर है। इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर दुनिया के किसी देश में नहीं है। चाइना जैसी जगह में भी 80-84% तक माना जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका इन्वॉल्वमेंट है। यह अलग मसला है कि उसका भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसको भी जो आय है और प्रति व्यक्ति आय जो है वो भारत के ओरिजिनल प्रति व्यक्ति आय की तुलना में लगभग 8 गुना ज्यादा है। लेकिन भारत के भीतर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तादाद बीते 6-7 बरस में लगभग 3% और बढ़ी है। 89% से यह बढ़कर लगभग 93% तक पहुंच गया है। इतनी ज्यादा खराब स्थिति दुनिया के किसी भी देश, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर भारत में डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या स्थिति हुई थी यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई है जिस स्थिति में आखिरी सच आपको जानना चाहिए, यानी भारत ये सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए, एक एजेंसी है स्कूप करके, हम लोग लगातार पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर पीएमओ पे कितना खर्चा होता है, क्योंकि पीएमओ एक लिहाज से न्यूक्लियस है, सही मायने में वो ग्राउंड जीरो है इस देश को चलाने के लिए। किसी मंत्रालय में कोई काम होना हो, लेकिन पीएमओ अपने तौर पर काम करता है और उसका डाटा जो निकल कर आया वो $431 मिलियन, ये 2021-22 के बजट का हिस्सा उस स्कूप ने दिया है कि $431 मिलियन का मतलब यह होता है कि लगभग 3132 करोड़ रुपए। यह उसके भीतर जो सैलरी और एक्सपेंसेस है वो $362 मिलियन, यानी लगभग 2632 करोड़ रुपए, और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं पीएमओ के मातहत उसमें लगभग $65 मिलियन उसका उपयोग किया जाता है। यह एक डाटा निकल कर आया। यहां पर हमको लगता है एक चीज का जिक्र कर देना चाहिए। 2013-14 में पीएमओ का जो खर्चा था वह
लगभग 30 करोड़ का खर्चा था। और उसमें जो साफ निकल कर आता था कि कितना खर्चा किस रूप में जो किया जा रहा है, वो अलग अलग हिस्सों में खर्चा था। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में कितना खर्चा होगा, फॉरेन फ्लाइट्स में कितना खर्चा, फॉरेन ट्रिप्स में कितना खर्चा होगा, बहुत बढ़ गया है, कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। यानी सियासी ठाट बाट जो है राजसी अंदाज में रहे, और जब राजसी अंदाज में कोई उड़ान भरकर कोलकाता पहुंचे, दार्जिलिंग पहुंचे, असम पहुंचे या तमिलनाडु पहुंचे या बेंगलोर पहुंचे और दिल्ली से उड़ान भरकर पहुंचे, तो वो सियासी ठाट बाट इसलिए साथ चलना चाहिए क्योंकि वह जिस चकाचौंध को वादों के जरिए परोसेगा उस पर जनता भरोसा कर ले। लेकिन हकीकत की जमीन कितनी बंजर है और देश का खजाना कितना खाली है और कर्ज में हर राज्य कैसे डूबा हुआ है, यह इस देश का ऐसा सच है जो सच कोई सामने लाता नहीं है और बताता भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।